you? Welcome to Social Science CBSE classes. तो आई होप, मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आप सब मेरी वीडियोस को ज़रूर पसंद कर रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, शायद आपके लिए कुछ अच्छा ही हो जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का नाम सुन के सभी बोर हो जाते हैं, क्या हिस्ट्री सब्जेक्ट बोरिंग। भाई जब तक हम जैसे टीचर्स हैं, आप हिस्ट्री है उसको बोरिंग मत समझिए। इट विल बी प्लेफुल, एंजॉय करोगे, बोरिंग नहीं लगेगी आपको क्लास। ओके, तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे बाय हार्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ब्लिंक हो रहा है, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे ये हटेगा नहीं। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, लेसन को स्टार्ट करेंगे। और एक दिन आप खुद कहोगे कि हिस्ट्री मजेदार है। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया आपको बताना कि प्लीज जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको कोई भी न्यू चैप्टर है, कोई भी नोटिफिकेशन है, वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अरे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि 14 जुलाई 1789 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जिसको आज भी सेलिब्रेट किया जाता है फ्रांस में एज बेस्टाइल डे। क्यों इसको बेस्टाइल डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, यही चीज हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसे कारण है कि क्यों इसको बेस्टाइल डे कहा जाता है, क्या रीजन थे फ्रेंच के रेवोल्यूशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच मीन्स आप सबको पता है इज रिलेटेड टू फ्रांस, एंड रेवोल्यूशन मीन्स कोई भी चेंज आना, लाइक पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक। अगर हम कोई बदलाव लाते हैं थ्रू डिबेट्स, डिस्कशंस या फिर वॉलेंट मेथड्स यूज करके, किसी भी क्रांति के थ्रू अगर हम कोई बदलाव लाते हैं उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको ज्योग्राफी के चैप्टर में बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, मीन्स एक बदलाव आया था। तो क्या है ये, किसी भी तरह की अगर क्रांति आती है, चेंज आता है, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल डे के नाम से भी जाना जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा क्या हुआ था। 14 जुलाई 1789 को मॉर्निंग में क्या हुआ कि जो फ्रांस है वो एक वॉर लाइक सिचुएशन में था। वहां पर कभी ऐसे लग रहा था कि जैसे कि आज ही कोई लड़ाई हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ था, क्या रीजन है कि जो फ्रांस के सिटीजन्स, वहां के लोग थे अबाउट 7000 मेन और वुमेन, ये सब इकट्ठे होकर कहां चले गए, बेस्टाइल चले गए। बेस्टाइल क्या है, जेल। और लोग वहां पे क्यों गए थे, क्योंकि वो जो सिटीजन्स हैं, वहां के नागरिक हैं, वो बेस्टाइल को बहुत ज्यादा हेट करते थे, नफरत भरी हुई थी। क्यों, जो बेस्टाइल था वो किंग की पावर को शो करता था। किंग उस जेल में लोगों को कैद किया करता था जो उसकी बात नहीं मानते। तो लोगों ने बेस्टाइल पे जाके अटैक कर दिया और उसको तोड़ दिया। फिर उन्होंने अटैक करके अपने जो मेंबर्स हैं उनको रिलीज करवाया और वहां के एक कमांडर को, जो हमारे बेस्टाइल का कमांडर था, उसको भी मार दिया। अब हमारा टॉपिक आता है कि लोगों में ये नफरत क्यों है, क्यों लोगों ने ऐसा किया, क्यों लोगों ने बेस्टाइल पर अटैक किया, क्यों लोग राजा से नफरत करते थे, जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के मेन हीरो से मिलते हैं, जो कि है लुइस 16। ये रही उनकी पिक्चर, देख लिया आपने लुइस 16 कैसे दिखते थे। तो ठीक है, तो लुइस 16 कब इनका बर्थ हुआ है, इन 1774 में इनका बर्थ हुआ है। तो बॉर्बन फैमिली में 1774 में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था लुइस 16। अब 16 उनके नाम के पीछे उनकी फैमिली ने लगाया, ठीक है। तो लुइस 16 उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा।
जिसकी शादी उन्होंने 20 साल की उम्र में 20 इयर्स के हुए तो उनकी शादी कर दी गई। किसके साथ शादी की? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मरिया। मरिया के साथ बर्बर फैमिली ने मिलकर इन दोनों बच्चों की शादी कर दी। अब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। तो क्या है, दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो गए। राजा जो है वो रानी के साथ बिजी हो गए। इन्होंने अपने किंगडम के बारे में कुछ सोचा नहीं, लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं। तो इसी वजह से जो लोगों में के नफरत पैदा होनी शुरू हो गई। और इसका जो फायदा किसने उठाया? जो इस फैमिली के मंत्री थे, होते हैं ना मंत्री रखे होते हैं राजे महाराजाओं ने, तो यही जो फैमिली के जो मेन पर्सनालिटीज थी, मेन पर्सन्स थे, उन्होंने इन चीज का फायदा उठाया। यही कारण आगे जाके क्या बना? लोगों की नफरत का कारण बन गया। अब हम इसको आगे देखते हैं कि क्या ऐसी बात हुई कि राजा से लोग इतनी ज्यादा नफरत करने लगे। तो चलिए सीखते हैं, स्टार्ट करें। क्या कारण थे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों रेवोल्यूशन आया। तो पहले तो आप प्लीज हंसना मत, क्योंकि लुई 16 पर्सन ऐसा जिसने बहुत बुरा किया सबके साथ। तो ये उसकी मैंने फोटो बनाई है, राइट। तो हुआ क्या? अब हमने पहले देखा है कि बर्बन फैमिली में इसके जो पेरेंट्स थे, इन्होंने लुइस की और मरिया की दोनों की शादी करवा दी और राजा रानी है वो अपनी लाइफ में क्या हो गए? बिजी हो गए। तो इसका फायदा किसने उठाया? इसके मंत्रियों ने। फिर जब लुइस 16 को क्या किया गया? फ्रांस का राजा घोषित किया गया, उसको एक क्राउन पहनाया गया, राजा बनाया गया। उस समय क्या था कि फ्रांस में सबसे ज्यादा जो उसका किंगडम है उसमें ट्रेजरी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, एम्प्टी ट्रेजरी थी। इसके जो पूर्वज है, इसकी फैमिली इसके लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। सारी मनी थी वो सब फिनिश हो चुकी थी। क्यों फिनिश हो गई थी? क्या किया था ऐसा इसकी फैमिली ने? उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा, जो लड़ाई झगड़े हुए, इतनी वॉर लड़ी है, बहुत लंबे समय तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सारा पैसा लड़ाई में लगा दिया। और उसके साथ जो कुछ बचा कुचा था वो पैलेस को बनाने में लगा दिया। तो कौन सा पैलेस? पैलेस ऑफ वर्सलेस, जिसमें लुइस डी अपनी वाइफ के साथ रहते थे। तो पैलेस बना दिया। तो जो थोड़ा बहुत इसके लिए बचा, ना के बराबर जो इसके लिए पैसे बचा के गए इसके पेरेंट्स, ये जो आदमी था इसने क्या किया? अमेरिका की मदद कर दिया, अमेरिका के साथ लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए चला गया। लुइस 16 ने उस समय अमेरिका का साथ दिया। क्यों दिया? अमेरिका उस समय ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का गुलाम था। तो लुइस 16 ने अमेरिका का साथ दिया और अपने बदले की भावना को पूरा किया और ब्रिटेन को हराकर अमेरिका को क्या करवा दिया? आजाद करवा दिया। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ आया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब तो चलो इसने जो भी पैसा है वो खत्म कर दिया, डन। अब जो इसके मंत्री लोग थे वो कहते हैं कि राजा जी, लुइस जी, अब तो हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें कि जो पैसा था आप लड़ाई में लगा चुके हो, लोगों के लिए जो फैसिलिटीज हैं, ये कोर्ट्स हैं, स्कूल, बिजनेस, फैक्ट्रीज, कुछ भी बनवाया है आपने, उसमें लगवा दिया सारा पैसा। तो फिर लुइस 16 जी को तो समझ ही नहीं थी, क्योंकि उनकी उम्र इतनी छोटी थी। तो इस चीज का फायदा उठाकर जो इसके मंत्री थे उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा करते हैं, लोगों के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अगर हम रेस्टोरेंट में एंटर होना है लोगों ने तो भी वो टैक्स देंगे, यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना है तो भी टैक्स देंगे। हर चीज का उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था along with फीस। ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। और ऊपर से जो वो मंत्री थे वो इतने ज्यादा क्लेवर और चालाक निकले कि उन्होंने जो टैक्स लगाए उसमें अपने आप को छोड़ दिया, कहते हम टैक्स नहीं देंगे, हम आपके इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये एक सिस्टम आपके सामने आया है, डिवीजन सामने आई है। ये बहुत पुराने समय से फ्रांस में चल रही थी कि फ्रांस में जो कैटेगरी है लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 3 स्टेट्स हैं, 3 कैटेगरीज हैं। जैसे नंबर 1 पर देखिए क्लर्जी है, सेकेंड नंबर पर नोबिलिटी है, उसके बाद थर्ड में आ जाते हैं सारे बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन, सारे जो है वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये जो
थर्ड कैटेगरी है, इसके ऊपर ही टैक्स लगाया गया। ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी है, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। क्लर्जी में कौन आए, जैसे प्रीस्ट हैं, चर्च के लोग थे, फादर हो गए, राइट, वो आ गए। और नोबिलिटी में कौन आ गए, ये रॉयल फैमिलीज आ गई। और जो बाकी लोग थे उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये चीज इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई, और मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। बिकॉज फ्रांस में जो 90% पॉपुलेशन थी, वो कौन थे, पीजेंट्स। 90% लोग पीजेंट हैं, पर इन पीजेंट्स के जो पर्सनल खेत थे, पर्सनल लैंड है, वो कितना था, सिर्फ 30%। और बचा कितना अब 60%। जो जमीन थी, जो लैंड थे, वो थे नोबिलिटी क्लास के। तो ये जो लोग थे नोबिलिटी पीपल, ये पीजेंट्स यानी कि जो हमारी थर्ड कैटेगरी है उसके ऊपर रूल किया करते थे। अब ये यहाँ पर भी टैक्स देते थे, हर चीज पे ये टैक्स देते थे। तो इनके पास तो अपना कुछ था ही नहीं, ना ही ये इतना अर्न करते थे, ये इनको इतनी सैलरी नहीं देते थे। तो पीजेंट्स को, थर्ड कैटेगरी को कुछ भी नहीं मिला। तो आने वाले टाइम में इनके लिए इतना डिफिकल्ट हो गया कि इनके लिए सरवाइव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ये सब किसके समय में हुआ है, हाँ जी, हमारे जो चैप्टर के हीरो हैं लुइस 16। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को इतना। अब हम आगे चैप्टर को समझते हैं कि क्या हुआ। अब जैसे कि हमको पता चल चुका है कि लोगों के ऊपर क्या है, टैक्सेस लगा दिए गए हैं। किसके ऊपर, थर्ड एस्टेट के ऊपर, जो हमने डिस्कस की है। उसके बाद अब देखते हैं कि सर्वाइवल की कंडीशन क्या हो गई, किसके लिए, थर्ड कैटेगरी की। 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन, राइट। जैसे जैसे टाइम पास हुआ वो पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो गई, 28 मिलियन इन 1789। ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी चीज से रिलेटेड है कि पॉपुलेशन जब बढ़ी तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो फूड की डिमांड बढ़ रही थी। तो फूड की डिमांड जैसे बढ़ने लगी वैसे ही उनके पास पैसे नहीं थे। वो कहाँ से लोगों की हर इच्छा को पूरा करते, टैक्सीज उन्होंने लगा दिए थे, लोग टैक्स भी भर रहे थे, और खाना है वो उनको नहीं मिल पा रहा था। तो फूड की जो अवेलेबिलिटी थी वो भी कम थी, राइट। फूड की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण जो खाने का जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया। इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा लोगों में नफरत की भावना पैदा हो गई लुइस 16 को लेकर, कि हमारे राजा हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है, उन्होंने हर चीज हमारे ऊपर, हर चीज के टैक्स लगा दिए, हम अपनी जिंदगी कैसे निकालेंगे। और इसने क्या किया, रिच को रिच कर दिया, और पुअर जो गरीब था, पुअर वो और ज्यादा गरीब हो गया। तो इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी में, थर्ड एस्टेट में लोग आते थे, उन्होंने क्या सोचा कि अब हम ही कुछ करेंगे और हमें ही क्या करना है, जीने के लिए कुछ ना कुछ अर्न करना ही पड़ेगा। तो जो थर्ड क्लास के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि अब हमें कुछ अर्न करें, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेड करने का काम शुरू कर दिया। जैसे वुलन और सिल्क में उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, जो कि वो बड़े क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास को बेचने लग गए थे। और हमने पहले डिस्कस किया है कि थर्ड कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, जो इंटेलिजेंट थे, लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे। इन लोगों को इतनी अकल थी कि ये बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल सकते थे, पर इनको क्या है, इनके राइट्स इनको नहीं दिए गए। जैसे कि हम अब बात करेंगे
कि आप लोगों को मालूम है कि हम सबको क्या मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अब इक्वल राइट्स अगर हमारे पास होंगे तभी हम अपनी बात कह पाएंगे, तभी सब कुछ अच्छा होगा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो कुछ लोग पढ़े लिखे थे थर्ड कैटेगरी के जैसे लॉयर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि जॉन लॉक ये एक फिलोसफर थे और जे रूसो, ठीक है, इसके बाद है मॉन्टेस्क्यू। तो उस समय क्या बातें होने लगी, ये थर्ड क्लास के लॉयर्स और बिजनेसमैन पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा कि जॉन लॉक क्या कहते हैं कि सबको क्या मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए और फ्रीडम मिलनी चाहिए। जे रूसो कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट है वो क्या है, अपने आप नहीं बन सकती। गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीजन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी, सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए। और मॉन्टेस्क्यू जी क्या कह के गए हैं कि जो गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन्स में बटी होती है। 3 ऑर्गन्स होते हैं इसके, कौन कौन से आप सबको मालूम है, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। ये बातें हैं जो ये 3 फिलोसफर्स करके चले गए और इन तीनों फिलोसफर्स ने उस समय फ्रांस के लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में ये बात दिमाग में डाल दी, क्योंकि उन्होंने बुक्स पढ़ी हुई थी इनकी, तो वो सोच रहे थे कि ये बात तो बहुत गलत है, हमारे फिलोसफर्स ये बातें बोलकर गए हैं, ऐसा ये हमारे साथ राजा नहीं कर सकता। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कि उनको अब सारी चीज अवेयर हो गए, सब कुछ मालूम हो गया कि ये राजा हमारे साथ गलत कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सब बातें हैं, कॉफी शॉप में पढ़े लिखे लोग थे, कहीं पे बैठते थे, तो जो मीडिया थी, न्यूज़पेपर में जब ये चीजें छपती थी तो वो सब क्या करने लगे, इस चीज को पब्लिश करने लगे। और धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या न्यूज आ रही कि क्या न्यूज आई, जो हमारे लुइस 16 है वो एक न्यू टैक्स लगाने जा रहे हैं। और इस चीज ने सबसे ज्यादा जो है लोगों में क्या कर दी, हेटनेस की फीलिंग्स को जन्म दे दिया, बर्थ हो गया उसका। तो लोगों को बहुत गुस्सा आया, दे गॉट एजिटेटेड। वो कहते कि ये बहुत गलत है, राजा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने क्या डिसाइड किया, तो लुइस जी ने 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में क्या हुआ, क्या कहा गया कि तीनों कैटेगरी से लोग आएंगे। अब जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी थी उसमें से आए 300 मेंबर्स और अकेली थर्ड कैटेगरी से आए 600 मेंबर्स। पैलेस में बुलाया गया, इन सबको बिठाया गया मेंबर्स को। फर्स्ट और जो सेकंड कैटेगरी के मेंबर्स थे उन सबको क्या कहा, सिटिंग प्रोवाइड की, उन सबको सीट्स दी। पर जो थर्ड कैटेगरी थी वो लोग यहाँ पर पीछे खड़े रहे, उनको बैठने के लिए कोई स्पेस या उनके लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया। उसके बाद डिस्कशन होने लगी कि क्या है, लॉ को या न्यू टैक्स है जो वो लगाया जाए, जिस पर थर्ड कैटेगरी ने आवाज उठाई कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्या रीजन था? पहले क्या होता था कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 3 ग्रुप्स में फ्रांस के लोगों को डिवाइड किया गया था, जो कि है क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड थी
आप सबको मालूम है इसको थर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें सारे ही पीजेंट, बिजनेसमैन, आर्टिसन और क्राफ्टमैन आते हैं। तो पहले हमारे क्या रूल चला करते थे, तो फ्रांस में पहले क्या हुआ करता था कि ये जो तीनों ग्रुप हैं, इन तीनों की एक एक वोट होगी। मींस ये तीनों ग्रुप मिलकर एक डिसीजन लेंगे और एक वोट डालेंगे। पर ये चीज थर्ड ग्रुप को पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये क्या पढ़कर आए थे, जॉन लॉक, रूसो, इनकी बुक्स पढ़कर आए थे। तो ये कहने लगे कि जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप में, चाहे 300 है 600 है, हर एक पर्सन को वोट का राइट होना चाहिए। इन्होंने कहा सबको वोट डालनी है, सब वोट डालेंगे तब डिसीजन मिलेगा। क्यों? इनको पता था कि इनकी मेजोरिटी ज्यादा है, ये 600 है। पर इन्होंने क्या कहा, हमें आपकी बात मंजूर नहीं है। तो इन लोगों को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, और ये सब लोग मिलकर नारे लगाते हुए बाहर चले गए। बहुत इंसल्ट की इनकी। कहते हैं, इन्होंने कहा कि तुम लोग क्या हो, बहुत बेकार हो, तुम लोग हम लोगों को क्या है कोई भी अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहते, हम सबको भी बराबर का अपॉर्चुनिटी या बराबर का हक मिलना चाहिए। उसके बाद जब ये लोग क्या से पैलेस से निकले, पैलेस से बाहर आकर ये लोग कितने थे, 600 मेंबर्स थे जो कि थर्ड एस्टेट से थे। इन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया जिसको बोला नेशनल असेंबली। अपना ग्रुप बनाकर ये सब कहाँ गए, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए। ये लोग अपने घर नहीं गए, टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठा हो गए। और इनको लीड किसने किया, इनके लीडर कौन थे, मिराबियो एंड अवेसिस। नेशनल असेंबली के तो लीडर थे, नाम याद रखिए आप, मिराबियो एंड अवेसिस। इन दोनों की लीडरशिप के अंडर क्या हुआ, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा। इन्होंने कहा कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करेंगे जिसके अकॉर्डिंग क्या राजा को करना है और क्या हम लोग करेंगे, सबकी हम पावर को एक्सप्लेन करेंगे। जब तक ये लोग बैठकर क्या कर रहे थे, यहाँ पर बैठकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ये बात क्या थी, धीरे धीरे सारे फ्रांस में फैल गई कि हमारे मेंबर्स के साथ, थर्ड एस्टेट वालों के साथ वहां पर क्या हाल हुआ। जिस चीज की रिजल्ट क्या निकला कि ये सबको इतना गुस्सा आया कि वो लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने दंगे करने स्टार्ट कर दिए। क्या किया कि लड़ाइयां शुरू कर दी। जितने भी नोबेल्टी के, राजा जी के जितने भी शॉप्स थी, कोई भी टैक्स थे वो नहीं भरे, सब में जगह में आग लगा दी उन्होंने। मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने फ्रांस का। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे राजा जी थे वो डर गए। वो कहने लगे कि अब क्या होगा। उनको टेंशन हो गई कि लोगों को अब इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, इतने अवेयर हो गए हैं कि ये अपने राइट्स के लिए बोल रहे हैं, अगर इतनी ज्यादा मात्रा में ये मेरा हाल क्या करेंगे। तो यही रीजन था कि हम पुरानी डेट पे जाते हैं, 14 जुलाई जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, वो दिन आ गया और ये सारे मिलकर कहाँ पहुंच गए, बेस्टाइल पहुंच गए। और वहां पे जाके इन्होंने क्या किया, राजा जी के बेस्टाइल जेल को तोड़ दिया। तो उस दिन के बाद से जो हमारे लुई 16 जी थे वो डर गए कि ये लोग शायद मेरे साथ भी बुरा कर सकते हैं। ओके, तो अब राजा जी के साथ क्या हुआ, क्या उनका लोगों ने हाल किया, वो हम हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, शायद आपको बोरिंग भी ना लगा हो। अगर बोरिंग लगा तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अगर नहीं लगा तो भी बता दीजिए। हिस्ट्री का चैप्टर ये आपको कितना समझ में आया ये भी मुझे कमेंट में करके बता दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। कमेंट मी बिलो, आई विल आंसर यू टू द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगी। और हाँ, जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। आपने मेरी वीडियो भी देख ली, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत गलत बात है। तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करो। अगर आपको अच्छा लगा है तभी आपने सब्सक्राइब किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और लाइक जरूर करो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।